हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवाऊंगा। किस तरह से इसकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें से कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी को मैं आपको इस वाइट बोर्ड पर आप सभी को समझाऊँगा। इन सब क्वेश्चन को आप लोग बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठें तो उनका मुंह देखने की ज़रूरत न पड़े। आप खुद ऐसे प्रिपेयर होकर जाओ कि आपके तरफ लोग अट्रैक्ट हों, आप उनके तरफ अट्रैक्ट न होइए। तो चलिए हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। किस तरह से ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं। एक एक नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊँगा आज, NCERT की जो क्वेश्चन आंसर बताऊँगा, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो इसको स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर, लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन। तो देखिए, ये है पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का। द किडनीज इन ह्यूमन बींग्स आर ए पार्ट ऑफ द सिस्टम फॉर, मतलब मनुष्य की जो किडनियाँ होती हैं, दोनों किडनी होती है, वो किस काम के लिए बनी होती हैं। पहला न्यूट्रिशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए कि रेस्पिरेशन के लिए। तो मैंने आपको एक्सक्रीशन वाले टॉपिक में पढ़ाया है कि किडनी जो होती है, इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है। तो किडनी जो होती है वह एक्सक्रीशन के लिए होता है हमारे बॉडी में, बाकी और किसी काम के लिए नहीं। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो आप एक्सक्रीशन पे टिक लगाएंगे। ये आपके पीछे एक्सरसाइज में, बुक के लास्ट में एक्सरसाइज में दिया हुआ है। तो एक्सक्रीशन के लिए होता है। दूसरा क्वेश्चन है द जाइलम इन प्लांट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, प्लांट की जाइलम, प्लांट में दो तरह के वेसल्स पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम किस काम के लिए होता है, प्लांट में जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और भी दो ऑप्शन होगा, लेकिन हमें कई ऑप्शन से मतलब नहीं है, हमें आंसर देने से मतलब है। तो जाइलम जो है प्लांट में किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। जाइलम क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, नॉट फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के लिए नहीं होगा। नेक्स्ट है द ऑटोट्रॉफ्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन मैंने ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, सेप्रोफाइट, पैरासिटिक सबके बारे में पढ़ाया। तो ऑटोट्रॉफ का मतलब जो खुद से भोजन बनाते हैं, उनके लिए किस किस चीज़ों का, किस रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए, ऑटोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके लिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की आल। तो देखिए, इसमें सभी ऑटोट्रॉफ जो भी प्लांट होते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं और स्वयं से भोजन बनाते हैं। स्वयं से भोजन बनाएंगे तो रॉ मटेरियल से, और रॉ मटेरियल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी होगा, सनलाइट भी लेंगे, क्लोरोफिल की प्रेजेंस, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल उनमें मौजूद होगा। इन सभी की ज़रूरत होगी ऑटोट्रॉफ्स को। तो ये आल पे इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है द ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। अगर पाइरूवेट ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी किस सेल ऑर्गेनेल्स में प्रोड्यूस होता है, किस सेल ऑर्गेनेल्स में बनते हैं, एनर्जी किस सेल ऑर्गेनेल्स में बनता है पाइरूवेट के दौरान। तो साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट की माइटोकांड्रिया। तो माइटोकांड्रिया सेल ऑर्गेनेल्स, माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल की ऐसी ऑर्गेनेल्स है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, एक नंबर क्वेश्चन में बोर्ड में पूछा जाता है। ये बहुत सारे ऐसे, जैसे कि आप किसी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उसमें भी ये माइटोकांड्रिया की एक फैक्ट पूछी जाती है, विच ऑर्गन या विच ऑर्गेनेल्स इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकांड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसमें ब्रेकडाउन जब पाइरूवेट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी किस में बनता है, माइटोकांड्रिया में बनता है, याद रखिएगा। तो चलिए फटाफट इसके NCERT क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर कैसा होगा, राइट आंसर चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये है आपके बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, NCERT का क्वेश्चन है, क्लास 10th के यूपी बोर्ड, क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम में ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ये कई साल अल्टरनेट पे ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। ये है हाउ आर द फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज, वेयर डज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। देखिए, इसमें क्वेश्चन को समझिए क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, फिर उसको आंसर दिया जाता है।
हाउ आर द फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में फैट किस तरह से पचता है, हमारे शरीर में जो चर्बी होती है, फैट होती है, वो कैसे पचता है, और वह कौन सा शरीर का हिस्सा है जिसमें फैट पचता है, या यह प्रक्रिया होती है, फैट पचने की जो प्रक्रिया होती है शरीर के किस अंग में होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि फैट, पहले दो क्वेश्चन है इसमें, फैट कैसे पचता है और शरीर में किस अंग में पचता है, उस किस अंग में वो प्रक्रिया होती है। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा। आंसर लिखेंगे फैट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज with the help of secretion of bile salt, लिखते रहिएगा इसको, फ्रॉम लीवर एंड पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज, याद रखिएगा दो चीज़ है इसमें, बाइल साल्ट और लाइपेज। बाइल साल्ट कहाँ से सेक्रेट होता है, हमारे लीवर से, और लाइपेज कहाँ से सेक्रेट होता है, पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज फ्रॉम, भाई पैंक्रियाटिक है तो पैंक्रियाज से, पैंक्रियाज। दे ब्रेक डाउन लार्ज fats globules in smaller globule कर लीजिए, globules। इट, या लिख सकते हैं दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है इसका सटीक आंसर। दोनों क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल गया आपको। इसमें पूछ रहा था कि फैट कहाँ कैसे डाइजेस्ट होता है और किस अंग में जाके ये प्रोसेस होती है। तो देखिए फैट्स आर डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़, फैट जो होती है हमारे शरीर में सेक्रेट होता है, डाइजेस्ट होता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले यह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। होता क्या है कि लीवर से क्या होता है, सेक्रेट होती है बाइल साल्ट। हमारी लीवर से बाइल साल्ट, दो अंग इसको डाइजेस्ट करने में, ब्रेक डाउन करने में बड़ी मदद करते हैं फैट को। पहला लीवर, दूसरा पैंक्रियाज। लीवर से क्या होता है, बाइल साल्ट निकलती है, ठीक ना, बाइल साल्ट सेक्रेट होता है। जो बड़े बड़े जो फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, छोटे छोटे स्मॉलर में क्या करते हैं, स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं। तो लीवर से बाइल साल्ट और पैंक्रियाट से लाइपेज, पैंक्रियाटिक एंजाइम लाइपेज होता है, पैंक्रियाज से निकलता है। ये दोनों मिलके, मतलब कि बाइल साल्ट और पैंक्रियाज से लाइपेज दोनों मिलके बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल को तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में बदल देते हैं। इस तरह से फैट पच जाती है। और यह होता कहाँ पे है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। वेयर डज इट अकर, तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। तो चलिए देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, नेम सम ऑर्गेनिज दैट यूज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें भी दो क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंस बताना है, एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं, इसको भी आपको आंसर देना है। दो क्वेश्चन है इसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का। तो सबसे पहले एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होते हैं, इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसका आंसर पहले लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग डाल के, एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं ऑक्सीशोषण। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका डिफिनीशन, सभी लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा या इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन is known as
एरोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। वह सेलुलर, वह कोशिकीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी का ठीक उल्टा हो जाता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इसका हेडिंग डाल के आप लोग इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। डिफिनीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनीशन भी एक नंबर का पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। इसी का उल्टा कर देंगे, एक याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा। द सेलुलर रेस्पिरेशन इन, या दैट लिखे ना, दैट टेक्स प्लेस इन अब्सेंस, इसमें प्रेजेंस, इसमें अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखिए, द सेलुलर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन होता है। ये हो गया इसका एक सबसे बड़ा डिफरेंस, या आप कह सकते हैं एरोबिक और एनारोबिक की डिफिनीशन। अब इसकी डिफरेंस क्या होती है और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। आपके सिलेबस में बस एनारोबिक रेस्पिरेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म, उसके बारे में पूछा, लेकिन मैं एरोबिक और एनारोबिक दोनों ऑर्गेनिज्म के बारे में बताऊँगा। तो चलिए इसके डिफरेंसेस को देखते हैं। तो देखिए, इसका सेकेंड क्वेश्चन जो था इसमें कि डिफरेंस क्या है और ये किसमें रेस्पिरेशन इस तरह से होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस किस ऑर्गेनिज्म में होता है। तो यहाँ पे उसका आंसर दिया गया है। डिफरेंस पहले देख लीजिए। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन बोर्ड एग्जाम में आप लोग ऐसे लिखेंगे जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ, आप लोग लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ऊपर लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बीच में एक लाइन खींच देंगे, उस पर एरोबिक और इधर एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखेंगे। पहला टॉपिक है इसमें दे रहा है, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। एरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है, खाली साइटोप्लाज्म में। ठीक है, ये पहला डिफरेंस। दूसरी डिफरेंस इसमें दिया है, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज अब्जॉर्ब्ड। इस प्रक्रिया में, एरोबिक के प्रक्रिया में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट एब्जॉर्ब, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है एनारोबिक में। तीसरा इसका टॉपिक देखिए, तीसरा पॉइंट है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन हमारी ब्लड कैरी करके लेके जाता है सभी सेल में, तो वहाँ पे वो जब ब्रेकडाउन होते हैं ऑक्सीजन, तो वो क्या करते हैं, बहुत लार्ज मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो ब्रेकडाउन नहीं होगा और एनर्जी उससे प्रोड्यूस नहीं होगी, तो स्मॉल अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होता है। अब देखिए, इसमें पूछा है कि नेम सम ऑर्गेनिज्म दैट यूज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसी में लिख दिया हूँ कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनिज्म है जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वाले मैमल्स होते हैं। मैमल्स मतलब स्तनधारी, जो अपने बच्चों को फीडिंग कराएं, दूध पिलाएं, लोकोमोशन करते हैं, गिव बर्थ करते हैं, मतलब जन्म देते हैं, इसे मैमल कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। इसमें एनिमल और ह्यूमन्स आ जाएंगे, ये एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। जानवर और मनुष्य एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल जितने भी मैमल्स होते हैं। और इसमें अगर देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में ईस्ट होता है, लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया, ये सभी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, विच डू नॉट ऑब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ये इसके डिफरेंस हैं, ये सभी डिफरेंसेस आप लोग लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। देखिए, ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो इसकी क्या प्रभाव पड़ेंगे, क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, दुष्प्रभाव क्या होगा इसका। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन बोला। ये बोल रहा है कि अगर हमारे शरीर में रक्त की, ब्लड की कंसिक्वेंसेज हो जाए, कमी हो जाए या डिफिशियंसी हो जाए, तो व्हाट इज़ द कंसिक्वेंसेज ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडी। तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे, ब्लड कम होते ही शरीर पे क्या प्रभाव पड़ना शुरू होगा। तो इसका आंसर देखिए क्या होता है। आंसर है इसका, द डिफिशियंसी
ऑफ हीमोग्लोबिन, डिफिशियंसी एक ही एफ होगा गलती से, द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स एन एनेमिक diseases and it will decreases the blood carrying capacity। याद रखिएगा, it will या लिखेंगे सो इट विल लीड्स टू स्लो फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये है आंसर। देखिए आंसर इसका फिर से एक बार देख लीजिए। अगर शरीर में रक्त की कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? द डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स एन एनेमिक डिजीज। अगर शरीर में ब्लड की कमी होती है तो हमारे शरीर में एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं, ठीक है ना। ब्लड की कमी की वजह से एनीमिया नामक रोग होंगे, ठीक है। एंड इट विल डिक्रीज द ब्लड कैरिंग कैपेसिटी। और आप लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड से ऑक्सीजन होते हुए सभी बॉडी सेल्स में जाते हैं, तो जो कैरिंग है मतलब कि ब्लड की सप्लाई है वो भी स्लो डाउन हो जाएगा, ऑक्सीजन भी पहुंचना कम हो जाएगा। और जब ऑक्सीजन कम पहुंचने लगेगा तो शरीर में एनर्जी कम बनेगी और शरीर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, शरीर का फंक्शन जो होगा स्लो हो जाएगा, काम करना बहुत कम कर देगा। इस तरह से आप धीरे धीरे रोग ग्रसित हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। तो देखिए बच्चों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी आप लोग बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले इसको तैयार कर लीजिएगा, 1 से 2 बार इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, जैसे भी करके इसको तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम। मतलब कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कौन सी वह अंतर है, कौन सी वह डिफरेंस है जो ये लोग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में करते हैं, कौन कौन सा अंतर है। मतलब किस तरह से जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, फ्लोएम किस तरह से करता है, इनके बीच की अंतर को बताना है। तो आप लोगों को डिफरेंस के बारे में बताऊं कि जब भी डिफरेंस लिखना रहेगा, वी विल ड्रॉ ए लाइन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम या 2 टॉपिक, दोनों टॉपिक के बीच में 2 लाइन खींचेंगे। एक लाइन खींचेंगे, ऊपर अगर जाइलम है तो जाइलम पहले लिख लीजिए और इधर फ्लोएम है तो क्या लिखेंगे, फ्लोएम, ठीक है। ये लिख लीजिए आप लोग, जाइलम एंड फ्लोएम। अब इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग आप लोग लिखते चले जाइए। पहला पॉइंट क्या है जाइलम का, तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मटेरियल, ठीक है। सबसे पहले ये लिखिए कि जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। जाइलम जो होता है रूट से लीव्स तक पानी को ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन को, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट क्या, फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट के सभी हिस्सों में, पत्तियों से लेके दूसरे हिस्सों में भोजन को ट्रांसपोर्ट करता है। दूसरा ये देखिए इंपॉर्टेंट इसका जो टॉपिक है, द वाटर आर ट्रांसपोर्टेड इन असेंडिंग डायरेक्शन। देखिए जाइलम रूट से, रूट नीचे होती है, रूट से पानी को क्या करता है, खींचता है ऊपर की तरफ, असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है कि रूट से जब वाटर को ऊपर की तरफ खींचेगा जाइलम तो किस डायरेक्शन में होगा, असेंडिंग डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में। और जब लीव्स में भोजन बन जाता है, फोटोसिंथेसिस हो जाती है, तो लीव्स से जब पूरी भोजन पूरे पार्ट में जाता है प्लांट के अदर हिस्सों में, तो वो कौन से डायरेक्शन में होता है देखिए। दूसरा लिखेंगे
द फूड आर ट्रांसपोर्टेड, सेम ऐसा ही लिखेंगे जैसे यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेड इन बाई डायरेक्शन। बाई डायरेक्शन का मतलब चौमुखी, चौमुखी का मतलब चारों तरफ। भाई लीफ्स है, लीफ में क्या करेगा, नीचे भी फूड को भेजेगा, स्टेम में भेजेगा, फिर अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में एकदम नीचे भेजेगा, ऊपर भेजेगा। तो बाई डायरेक्शन मतलब चारों तरफ फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्लोएम इन बाई डायरेक्शन। अब देखिए तीसरा है जाइलम कंसिस्ट, किस किस चीज़ के बने होते हैं, कंसिस्ट ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, देखिए जाइलम किसके किसके बने होते हैं, जाइलम में क्या क्या होता है, ट्रैकीड्स होता है, वेसल होता है, जाइलम फाइबर होता है और जाइलम पैरेनकाइमा होता है। अगर आप लोग मेरे टिश्यू की वीडियो नहीं देखे हैं क्लास 9th का, तो उसमें जाके देख सकते हैं टिश्यू क्लास 9th भाई अब्दुल सर, बड़े आसानी से आप लोग उसमें समझ जाएंगे ट्रैकीड क्या होता है, सीप टिप क्या होती है, हाँ ये पैरेनकाइमा वगैरह क्या होता है, उसमें सारे टिश्यू के बारे में बताया हूँ। सभी टॉपिक पे वीडियो बना हुआ है, बस आप लोगों को देखने की जरूरत है। तो जाइलम कंसिस्ट ट्रैकीड, वेसल, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम में ये 5 प्रकार के जो होते हैं ये टिश्यू पाए जाते हैं। उसका फ्लोएम में देखिए, फ्लोएम कंसिस्ट कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेनकाइमा। फ्लोएम पैरेनकाइमा, ठीक है। इसमें देखिए ये 5 प्रकार के इसमें भी ये टिश्यूज़ हैं, ट्रैकीड है, वेसल है, जाइलम फाइबर है एंड जाइलम पैरेनकाइमा है। इसमें फ्लोएम कंसिस्ट में क्या होता है, फ्लोएम क्या क्या किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, कौन कौन से टिश्यूज से, तो कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेनकाइमा, ये भी 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो ये पूरा आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन था जो मेन है, इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप लोग पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा।